हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि भाई भारत के किसी एरिया में हीट वेव का प्रभाव देखा गया है तो आपके मन में कोई शंका नहीं आएगी। कारण यह है कि भारत के कई क्षेत्रों में हीट वेव का प्रभाव देखा जाता है और जनरली सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयासों के द्वारा हमें जागृत भी करती है कि यदि आपके संबंधित क्षेत्र में हीट वेव का प्रभाव है, अर्थात तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, तो आप इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करें। जैसे कि सर पर आप गमछा बांध कर निकलें, है ना, आप ज्यादा पानी का सेवन करें, आप दोपहर के समय धूप के संपर्क में ना आए, अर्थात खुले वातावरण में ना घूमें। ये सब क्या है? ये हीट वेव के प्रभाव से बचने के कई तरीके हैं। परंतु यदि मैं आपसे बोलूं कि ऐसा कोई क्षेत्र जो कि आता है बेसिकली शीतोष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों, शीतोष्णकटिबंधीय एरिया में, और वहां पर इसका प्रभाव देखा गया है, तो ये एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हाउ इज दैट पॉसिबल। याद रखें कि ऐसा ही कुछ अभी वर्तमान में पृथ्वी पर घटित हो रहा है। अभी नहीं, परंतु हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि समय अनुसार यह घटना बढ़ती जा रही है और इस घटना का नाम है हीट डोम। हमने हीट वेव सुना है, परंतु हीट वेव के जैसा ही एक ताप गुंबद का यहां पर फॉर्मेशन हुआ है और इसको नाम दिया जा रहा है क्या? हीट डोम का। अब ये देखा कहां गया है? तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यूएसए में ये देखा गया है। इसका प्रभाव क्या हो रहा है और एक्चुअल में यह न्यूज क्यों सामने आ रही है कि भाई इस हीट डोम के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आप पाएंगे कि यूएसए की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बाधित हो रही हैं। अर्थात यहां पर फॉरेस्ट फायर की इंटेंसिटी में आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है और साथ में यहां का जो जीवन है यह भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। जानना शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में हीट डोम होता क्या है। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में यह बनता कैसे है, यानी कि निर्माण की इसकी क्या प्रोसेस है। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जेट स्ट्रीम और साथ में ताप गुंबद अर्थात हीट डोम का आपस में क्या रिलेशन है और फिर इससे कैसे निपटा जाए, उसके बारे में भी हम सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि भाई एक्चुअल में यह हीट डोम होता क्या है। तो याद रखें कि जब आप वायुमंडल को पढ़ते हैं तो वायुमंडल में आप सामान्य से नियम को फॉलो करते हैं। अभी मैं मैपिंग पर भी आऊंगा, परंतु अभी जो आवश्यक है केवल बोलकर बताना, मैं उतना आपको बोलकर बता देता हूं कि एक्चुअल में यदि आप ताप गुंबद को या फिर हीट डोम को समझने का प्रयास करें तो जनरली हम ये बोलते हैं कि जहां का तापमान अधिक होगा वहां का वायुदाब कम होगा। परंतु याद रखें कि एक्चुअल में तापमान अधिक होने के बावजूद दाब में भी वृद्धि यदि हो जाती है, यानी कि दाब भी बढ़ जाता है, तो यहां पर याद रखिएगा कि एक प्रकार से ताप गुंबद का निर्माण होता है। अब डोम का अर्थ क्या होता है? तो गुंबदाकार आकृति को आप नाम देते हैं दाब का, यानी कि अंदर यदि तापमान फंस कर रह जाए तो इसको कहा जाता है हीट डोम की कंडीशन। अब देखिएगा, इसको समझने का प्रयास करें कि ये आपको हो सकता है टफ लग रहा हो, पर सिंपल सी बात है कि भैया आपने एक पतीला लिया है ना, उस पतीले को आपने गैस के ऊपर रख दिया और गैस चालू कर दी, है ना। जब गैस चालू हुई, अब यहां पर जो पानी भरा हुआ है यह जलवाष्प बनेगा और जलवाष्प बनकर यह उड़ेगा ऊपर, है ना। कारण क्या है कि जलवाष्प एक्चुअल में होती है हल्की, परंतु यदि मान लीजिए इसके ऊपर आपने ढक्कन रख दिया तो क्या अब इस कंडीशन में यह जो जलवाष्प है यह मुक्त हो पाएगा? आंसर इज नो। और जब यह मुक्त नहीं हो पाएगा तो यह अंदर ही अंदर घूमेगा, है ना, और अंदर ही अंदर घूमकर यह एक अलग प्रकार की क्रियाविधि को प्रारंभ कर देगा। यानी कि कहा जाता है कि यदि पानी को गर्म करना है, यदि चाय जल्दी बनानी है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, यदि चाय जल्दी बनानी है, पानी जल्दी गर्म करना है, तो उसके ऊपर आप एक ढक्कन रख दें। कारण क्या है कि ये ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाएगी और जब ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाएगी तो यह अंदर ही अंदर घूमेगी। बस यही कंडीशन क्या है? हीट डोम। यानी कि जब कभी संबंधित एरिया में वायु बाहर नहीं निकल पाती है या फिर वातावरण में यह मुक्त नहीं हो पाती है तो यह किसका फॉर्मेशन करती है? अंदर एक उच्च वायुदाबीय क्षेत्र का यह निर्माण करती है, जिसको हीट डोम की कंडीशन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में यदि हीट डोम किसी एरिया में बन रहा है तो हीट डोम बनेगा कैसे। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं भाई कि यदि मान लीजिए आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए हो जिससे आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता ना पड़े, तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर मेरे टेलीग्राम, यह है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार, इजीली आपको मिल जाएगा और ना मिले तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इज दैट क्लियर? यहां पर जाकर आप इन सभी पीडीएफ्स को आपस में डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने जितने भी पीडीएफ यूज की हैं या फिर जितने भी मैंने मैप ड्रॉ कर रखे हैं, आप उन सभी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बेसिकली इनके कारण कई बताए जाते हैं कि भाई इसका मेन रीजन क्या है। तो
कारण तो जेट स्ट्रीम को भी बताया जाता है, कारण जलवायु परिवर्तन को भी बताया जाता है, वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग को भी इसका कारण बताया जाता है। परंतु यदि मोर और लेस हम एक कारण लेते हैं तो याद रखें कि एक कारण निकल के आता है जेट स्ट्रीम। अब यदि हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि भाई एक्चुअल में किस प्रकार से यह जेट स्ट्रीम इस ताप गुंबद या फिर इस हीट डोम के लिए उत्तरदायी होती है, तो जरा समझने का प्रयास करिएगा कि यदि आप वर्ल्ड में देखेंगे तो वर्ल्ड में एक स्थान है, अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है भाई, तो वर्ल्ड में एक स्थान है नॉर्थ अमेरिका का यूएसए क्षेत्र। यूएसए में एक क्षेत्र आपको मौजूद दिखाई देगा, अर्थात यूएसए का मैप यदि मैं यहां पर ड्रॉ करना चाहूं तो दैट इज यहां पर आपको दिखाई देता है यह मैक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा वाला क्षेत्र। आगे की ओर जाने पर तो यहां पर आपको दिखाई देता है हडसन की खाड़ी, और आगे जाने पर दैट इज ये हमारा क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड। यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है अलास्का क्षेत्र, और यहां पर मिलता है कैलिफोर्निया वाला रीजन। पश्चात इसके यहां से आपको मैक्सिको वाला क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। जस्ट अ सेकंड, इसको ये थोड़ा सा और नीचे होगा, है ना, तो ऐसे यहां पर कैलिफोर्निया वाला रीजन। अब ये जो कैलिफोर्निया है एक्चुअल में यहां पर दो जगह है, एक है उत्तरी कैलिफोर्निया में और एक आती है दक्षिणी कैलिफोर्निया में। जो उत्तरी कैलिफोर्निया में प्लेस है इसको कहा जाता है इस रेडिंग, है ना, इसका नाम है रेडिंग नामक स्थान, दैट इज रेडिंग। और यहां पर आपको एक स्थान देखने के लिए मिलेगा दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग, यानी कि दक्षिणी कैलिफोर्निया का स्प्रिंग और उत्तरी कैलिफोर्निया का क्या, रेडिंग। इन दोनों ही स्थानों पर तापमान जो है ये रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किया गया है। स्प्रिंग में जो टेम्परेचर था यह पहुंचा अभी हाल ही में, स्प्रिंग नामक स्थान पर यह टेम्परेचर पहुंच गया 51.11 डिग्री सेल्सियस, जो कि स्वयं में ज्यादा है, क्लियर। और यहां पर जो स्थान था रेडिंग, यहां का टेम्परेचर 48.33 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। अब यह बात आप मेरी बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे यदि आपने मेरा वह वाला वीडियो देखा होगा कि भाई क्या कारण है कि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होना चाहिए परंतु होता नहीं है, और यह मिलता है अयनांतों पर, अर्थात यह आपको मौजूद दिखाई देता है एक्चुअल में कर्क और मकर रेखा के आसपास। या बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे यदि आपने मेरा यह वाला वीडियो देखा होगा तो, और नहीं देखा है तो अभी आप जाकर देख सकते हैं कि अयनांतों पर अधिक तापमान मिलने का कारण क्या है, और क्या कारण है कि अल्जीरिया में पहले सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जाता था परंतु 2012 के अध्ययनों के पश्चात हमने पता लगाया है कि एक्चुअल में सर्वाधिक तापमान कैलिफोर्निया क्षेत्र में ही मौजूद है ना। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको यह देखने के लिए मिल रहा है, और इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है क्या, हीट डोम। तो चलिए एक बार समझना चालू करते हैं कि एक्चुअल में हीट डोम बनता कैसे, और साथ में यह हीट डोम का जेट स्ट्रीम के साथ क्या क्या इंटर रिलेशन है, ये किस प्रकार संबंधित है। और यदि इस बात को आप समझने का प्रयास करें तो बिल्कुल ही इजी मैनर में हम दोनों को कंपाइल करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, हमने एल नीनो और ला नीना की कंडीशन में यह पढ़ा था कि एक्चुअल में यदि आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई देता है बच्चे क्या, दैट इज हमारा यह है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहां पर दिखाई देगा है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो ऊपर की ओर बढ़ने पर यहां पर आपको नजर आता है दैट इज मैक्सिको की खाड़ी। ऊपर की ओर जाने पर यहां पर है हडसन की खाड़ी। अब मैं इसको पूरा चलो कर ही देता हूं, यह हडसन की खाड़ी दैट इज क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड। यहां पर आपको मौजूद दिखाई देता है कैलिफोर्निया वाला रीजन, और यहां पर दिखाई देगा क्या, यह है मध्य अमेरिका वाला रीजन। अब एक काम करो, इसको बड़ा कर दो, है ना। और यदि एल नीनो ला नीना के बारे में आपको समझना है तो वह वीडियो भी अवेलेबल है ना। अब देखिएगा कि एक्चुअल में घटना क्या घटित होगी, है ना। यहां पर आपको दिखाई देता है दैट इज ये हमारा द ग्रेट इंडिया। इससे आगे बढ़ेंगे तो यहां पर म्यांमार वाला क्षेत्र, आगे की ओर यह है साउथ चाइना सी वाला रीजन, साउथ ईस्ट एशिया, ऊपर की ओर साउथ चाइना सी दैट इज कोरियन कंट्रीज। यहां पर आपको दिखाई देता है कामचटका पेनिनसुला। अब चलो एक काम करते हैं, इसको सेट कर देते हैं। अब ये जो मध्य वाला रीजन आपको देखने के लिए मिल रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, दैट इज कॉल्ड पैसिफिक ओशन, है ना। और ये मैं क्यों बता रहा हूं तो अब आप समझने का प्रयास करो, है ना। ये है हमारा पैसिफिक ओशन। अब जेट स्ट्रीम क्या होती है जरा इसको समझना कि एक्चुअल में यदि जेट स्ट्रीम के बारे में हम बात करते हैं तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है एक्चुअल में इसको कई
मंडलों में या फिर मैं यूं बोलूं कि कई लेयर्स में हमने विभाजित कर रखा है ना, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ताप मंडल, है ना, ये बहुत सारे मंडल होते हैं। लगभग इनकी संख्या जनरली 4 कही जाती है, परंतु कुछ कंडीशन में, कुछ सिद्धांतों के अकॉर्डिंगली इसकी संख्या 5 भी बताई जाती है, जो कि गलत नहीं है। याद रखें कि पृथ्वी सतह से लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक पतली या फिर मैं यूं बोलूं कि संकीर्ण पट्टी विद्यमान होती है, जो कि हवा की होती है, और इसी को कहा जाता है क्या, जेट स्ट्रीम। अब यह जेट स्ट्रीम जिस एरिया में प्रवाहित होती है, ना ही वो उष्णकटिबंधीय जलवायु का होता है और ना ही वो पूर्णतः शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु का होता है, अर्थात यह उष्ण यानी कि गर्म और ठंडे क्षेत्रों के मध्य एक पट्टी के रूप में प्रवाहित होती है। अब याद रखिएगा कि यहां पर कई क्षेत्रों में, यदि आप यूएसए में देखेंगे, यदि आप किसी भी महाद्वीप में, किसी भी कॉन्टिनेंट में देखते हैं, तो उनमें बहुत सारी तापीय भिन्नताएं आपको मौजूद दिखाई देती हैं। और इन्हीं तापीय भिन्नताओं का परिणाम होता है कि भाई ये जो जेट स्ट्रीम है ये मूवमेंट करती हैं, अर्थात ये सीधी नहीं चलती। जस्ट अ सेकेंड, ये कभी भी सीधी मूव नहीं करेंगी, इनका जो मूवमेंट होगा ये सर्पिलाकार होगा, अर्थात ये मेंडर का फॉर्मेशन करती है। मेंडर का कहां, यानी कि गोखुर झील नहीं बना लेंगी, पाप मत करना है यहां पर, क्लियर। तो ये कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है ना, और इस प्रकार से प्रवाहित होती है तो कई बार ये उत्तर दिशा की ओर, कई बार ये दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है भाई। अब देखिएगा इनका प्रभाव कैसे होता है। तो आप ये माने कि ये 3D है भाई, है ना। यहां पर हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में जब आप बोलते हैं कि भारत में एल नीनो की कंडीशन है, हाँ, भारत में लानीना की कंडीशन है, तो इस कंडीशन में आप ये जानते हैं कि भाई यहां से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जो पवनें क्रॉस हो रही हैं और इसको जो पार कर रही हैं, एक्चुअल में ये फुटिक जोन के पानी को आगे की ओर स्थानांतरित कर रही हैं। और जब फुटिक जोन के पानी को आगे की ओर स्थानांतरित कर रही हैं, तो इस एरिया में जो तापमान है यह कम हो जाएगा, क्योंकि फुटिक जोन के नीचे का पानी ऊपर आएगा। तो यहां का जो टेम्परेचर है यह घट जाएगा, और टेम्परेचर घटने के कारण यहाँ का जो वायु दाब है यह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर उच्च वायुदाबीय क्षेत्र का निर्माण होगा, या फिर हाई प्रेशर जोन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, पहली बात। सेकेंड बात कि यहाँ का जो जल विस्थापित हुआ है, यही जल आकर एकत्रित होगा कहाँ पर, इस पश्चिमी प्रशांत महासागर वाले एरिया में, दैट इज पश्चिमी प्रशांत महासागर। और यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जब इस क्षेत्र का तापमान इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका परिणाम ये होगा कि भाई यहां पर टेम्परेचर हाई और प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और पवनें सदैव कहां से कहां प्रवाहित होती हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये पवनें प्रवाहित होती हैं। तो पवनें प्रवाहित होंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि ये तो हमने पढ़ रखा है ना। तो इस कंडीशन को भारत में क्या नाम दिया जाएगा, ला नीना की कंडीशन। और यदि इसी का उल्टा हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड एल नीनो की कंडीशन। अब आप मुझे बताना कि भाई इस वर्ष भारत में एल नीनो आया है या फिर ला नीना आया है। अब ये बात आप समझना चालू करो कि मान लो यदि किसी भी कारणवश इसके ऊपर वाले एरिया में जेट स्ट्रीम का प्रभाव है, यानी कि जेट स्ट्रीम यहां से कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, इस एरिया से कुछ इस प्रकार से यह जेट स्ट्रीम प्रवाहित हो रही है। तो अब इसमें घटना क्या होगी भाई, कि अभी सामान्य रूप से इन पवनों को यहां पर आना था, तापमान नियत करना था। अब यहां पर तापमान ज्यादा था, तो तापमान ज्यादा होने के कारण ये ऊपर जाती, गर्म होती, संघनन की क्रिया होती, और यहां पर मेघों के निर्माण के द्वारा वर्षा हो जाती। परंतु ऊपर क्या है, ऊपर आपको विद्यमान दिखाई दे रही है जेट स्ट्रीम। और जब यहां पर जेट स्ट्रीम विद्यमान है, तो इसका परिणाम बच्चे ये होने वाला है कि अब ये जो धाराएं ऊपर उठेंगी, यह वायुमंडल में, ये कितने किलोमीटर पर है, 14 किलोमीटर पर, और इनको बादलों के निर्माण करने के लिए नियत मात्रा में इनका शीत होना आवश्यक है, ताकि संघनन पूर्ण हो सके। तो यहां पर ये ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने पर अब उतनी ऊपर नहीं जा पाएंगी जितनी ऊंचाई पर जाकर इनमें संघनन की क्रिया हो पाती। और जब संघनन की क्रिया नहीं हो पाएगी, तो ये जो जेट स्ट्रीम है इन पवनों को अपने साथ लेकर कहां प्रवाहित हो जाएगी, ये पवनों को, ये जेट स्ट्रीम इन पवनों को अपने साथ लेकर यूएसए वाले क्षेत्र में पहुंचेगी। और जब यह यूएसए वाले एरिया में पहुंचेगी, तो इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप अब देखिएगा कि ये सर्पिलाकार चल रही है, इसका डायरेक्शन था कनाडा वाले पार्ट में और पहुंच गई कहां, कैलिफोर्निया वाले एरिया में। अब जैसे ही ये यहां पर पहुंची, तो अब देखिएगा इसके प्रभाव क्या क्या होगा। इसका प्रभाव ये होगा कि यहां से ये पवन चल रही है, वर्षा करानी थी, नहीं करा पाई, यहां पर आई और फिर इस एरिया में आकर गिर रही है। अर्थात जनरली ये होना था कि पवन ऐसे उठती ऊपर, ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप मेघों का निर्माण होता, और मेघ क्या करा लेते,
वर्षा, परंतु इसको टर्न किया किसने? जेट स्ट्रीम ने, और ये ऐसे गई और फिर ये गिरी कहां पर? इस यूएसए वाले रीजन में। अब आप समझ पाए कि ये नीचे आ गई, और नीचे आई तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यहां पर अब बनेगा क्या? हीट डोम। अब ये जो हीट डोम बनेगा, तो स्टार्टिंग की लाइन याद कर लो कि एक्चुअल में यह उच्च वायुदाबीय क्षेत्र या फिर उच्च दाब के क्षेत्र होते हैं। और उच्च दाब क्या है भाई? तो जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं इसके ऊपर कितनी वायु विद्यमान है, इसी को तो आप वायुमंडलीय दाब का नाम देते हैं कि संबंधित क्षेत्र में कितना वायुमंडलीय दाब है। इज दैट क्लियर? यानी कि जब भी आप बात करेंगे कि भाई यहां पर हीट डोम का निर्माण हो रहा है, तो उसमें इस जेट स्ट्रीम की, इस जेट धारा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दैट इज वाई कहा जाता है कि जेट स्ट्रीम और साथ में हीट डोम का डायरेक्टली कनेक्शन है। कारण क्या है कि यदि ये जेट स्ट्रीम प्रवाहित नहीं होती तो यह जो धारा उठ रही थी एक्चुअल में यह ऊपर जाती, बादलों का निर्माण करती, मेघ का फॉर्मेशन करती, और ये डायरेक्टली क्या कराती? वर्षा। परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है। कारण क्या है? जेट स्ट्रीम। तो ऐसा ही कुछ आज वर्तमान में आपको देखने के लिए मिल रहा है। कहां पर? यूएसए वाले रीजन में। और यदि बात की जाए कि भाई इसका कारण क्या क्या हो सकता है, तो एक तो ये जेट स्ट्रीम एक प्रकार का वेदर फिनोमेना है, अर्थात यह तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि मानव के प्रदूषण के कारण या फिर मानव द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जा रही हैं उसी का परिणाम ये है, परंतु यह एक सामान्य, एक नेचुरल प्रोसेस है। यह होगी, पर कब होगी यह हम नहीं बता सकते। कारण यह है कि जेट धारा नेचुरली प्रवाहित होती रहती है। परंतु कुछ कारण ऐसे भी हैं जो कि मानव जनित कारणों में रखे जाते हैं, जिनमें से एक आता है जलवायु परिवर्तन। कि भाई जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण जो तापांतर में वृद्धि हो रही है, यह भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है, वैश्विक है, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इज दैट क्लियर? अब ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आया है भाई? तो हाल ही में चर्चा में आया है यूएसए के कारण। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार देखा गया। आई रिपीट कि 2023 में यह आया था यूएसए में, 2022 में इसका प्रभाव, 2023 में यह आया था यूरोप में, 2022 में इसका प्रभाव अमेरिका में देखा गया था, यूएसए में ही, और 2021 में शायद इसका प्रभाव कनाडा में देखा गया था। हाल ही में यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूएसए में कैलिफोर्निया के दो जिले हैं, एक का नाम आता है स्प्रिंग और एक का नाम आता है रेडिंग। यहां पर पुनः तापमान में वृद्धि हुई है और उसका कारण बताया जा रहा है हीट डोम। अब हीट डोम क्यों कहा जाता है भाई? तो एक्चुअल में जब यह ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे जब ये पवनें आती हैं तो एक प्रकार के गुंबद का निर्माण करती हैं। दैट इज वाई इसे कहा जाता है ताप गुंबद या फिर हीट डोम का ऐसे नाम दिया जाता है। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई यदि हीट डोम है और इसका प्रभाव इतने बार देखा गया है, तो वर्तमान में इससे निपटने की क्या क्या गुंजाइश है या फिर इससे निपटा कैसे जाए? क्लियर? तो सबसे बड़ी बात है कि भाई ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में आप कमी कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें भी कहीं ना कहीं इस हीट डोम के लिए उत्तरदायी होती हैं, जो कि सूर्य से आने वाले लघु तरंग के विकिरण को दीर्घ तरंग विकिरण के फॉर्म में वापस से नहीं जाने देती और ये वहीं उस टेम्परेचर को घुमाती रहती हैं। पहली बात। दूसरी बात की जो हरित बुनियादी ढांचे हैं, अर्थात यहां पर जितने भी प्रकार के हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं, इसी का एक और पॉइंट है यहां पर कि भाई भवन संहिता और मानकों का क्रियान्वयन। आप देखिएगा कि आपके आसपास जितने भी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं और उनमें यदि कंक्रीट का यूज हुआ है और जिस भी एरिया में जितनी ज्यादा बिल्डिंग है वहां का तापमान उतना ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअल में इसका कारण क्या है कि भाई यहां पर ये जो कंक्रीट है और ये जो सीमेंट है, एक्चुअल में यह ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और अवशोषण करने के बाद इसका उत्सर्जन भी तो करेंगे। तो जब आप उस बिल्डिंग के बाजू से निकलेंगे और साथ में बिल्डिंग के अंदर एसी भी चल रहा है, तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर की गर्मी को बाहर निकालते हैं। क्लियर? तो ये जहां पर भी कंक्रीट का, जहां पर भी सीमेंट का, जहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ज्यादा डेवलप होता हुआ देखने के लिए मिलता है, वहां पर इतनी गर्मी क्यों लगती है? कारण यह है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये रिलीज करते हैं। पहली बात। दूसरी बात यहां पर है कि भाई जो ताप अवरोधक सतह होती हैं, यानी कि जैसे वे सभी प्रकार की सतह जो कि एक्चुअल में तापमान को परावर्तित नहीं करती हैं, एक्चुअल में अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। उदाहरण मैंने दिया कि जितने भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और यदि मान लीजिए बिल्डिंग में कांच का प्रयोग किया गया है, तो वो तो बिल्डिंग उसके बाजू में खड़े हो जाओ, आपको खड़े रह पाना मुश्किल होगा। और साथ में यदि आप बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा उपाय है, जैसे कि यदि मान लीजिए
किसी भी संबंधित क्षेत्र में आपको किसी भी समस्या हो, जैसे ग्रीन हाउस को यदि खत्म करना है, जलवायु परिवर्तन को रोकना है, वैश्विक तापन को रोकना है, तो हम बोलते जरूर हैं, बड़ी बड़ी बातें करते जरूर हैं कि हमें यह भी करना चाहिए, वह भी करना चाहिए, परंतु ये जो मानव नामक पशु है, इस मानव नामक पशु में ये जो 206 हड्डियां हैं, तंत्रिकाएं हैं, यदि इन सबका भी यूज किया जाए तो मानव नामक पशु को जगा पाना लगभग इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल है इसीलिए यहां पर जनरली एक बात कही जाती है कि प्रकृति ने हमें सब कुछ देकर भेजा है। ये जो घटना हो रही है, इस घटना का जिम्मेदार प्रकृति तो है ही, यानी कि प्रकृति ये नेचुरल प्रोसेस भी है, परंतु इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं मानव भी जिम्मेदार है। और मानव को जगा पाना इतना पॉसिबल नहीं है ना, यानी कि मानव जागना नहीं चाहता। तो इसका सबसे अच्छा उपाय प्रकृति ने हमको दिया है कि भाई आप वृक्षारोपण कर ले, यानी कि मानव को जितना प्रदूषण करना है करे, परंतु यदि इन जैसी संभावनाओं पर आपको विजय प्राप्त करनी है तो इसका एकमात्र तरीका है कि आप समयानुसार वृक्षारोपण करें, जिसके कारण ये जो हीट डोम जैसी कंडीशन है और ये जो हीट वेव जैसी कंडीशन है, इनको समयानुसार बढ़ने से रोका जा सके और ऐसी कंडीशन हमारे सामने पुनः निर्मित ना हो पाए। याद रखें, यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 3 के अकॉर्डिंगली ये बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ज्योग्राफी से भी जोड़कर पढ़ सकते हैं, इसको आप एनवायरमेंट से जोड़कर भी पढ़ सकते हैं और अन्य करंट के हिसाब से तो यह इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें और इस पर एंगेजमेंट बढ़ाएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ, किसी अन्य न्यूज के साथ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।